Question number 21. From the lot of 10 items which include 3 defective items, a sample of 5 items is drawn at random. Let the random variable x denote the number of defective items in the sample. Find the variance of x. यानी टोटल जो नंबर ऑफ आइटम्स वो कितने दिए हुए हैं आपके पास 10 दिए हुए हैं. आउट ऑफ 10 विच इंक्लूड 3 डिफेक्टिव आइटम्स, यानी नंबर ऑफ डिफेक्टिव आंसर्स इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू 3 हैं और नॉन डिफेक्टिव जो हैं वो आपके हो गए 7. अब यहाँ जो हमें निकालना है वो निकालना 5 आइटम्स टू बी ड्रॉन टू बी चूज, यानी हम बोल सकते हैं कि 5 आइटम्स वी हैव टू चूज. और आपको मालूम है यहाँ पे कि भाई NCR क्या होता है. NCR इक्वल टू हम बोलते हैं यहाँ पे NCR इक्वल टू सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम N ऑब्जेक्ट्स. और यहाँ पे हम x मान लेते हैं. x क्या दिया हुआ है, x डिनोट दी नंबर ऑफ डिफेक्टिव आंसर्स, यानी हम मान लेते हैं x डिनोट दी नंबर ऑफ दी डिफेक्टिव आइटम्स. तो हमको पहले यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं डिफेक्टिव आंसर. मान लो कितने ले लेते हैं, हम ले लेते हैं डिफेक्टिव आंसर 0. अब डिफेक्टिव आइटम 0 हैं तो भाई हमें पूरे डिफेक्टिव आइटम ही लेना पड़ेंगे. तो टोटल डिफेक्टिव आइटम ये आपके पास नॉन डिफेक्टिव आंसर में से हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे. तो नॉन डिफेक्टिव आइटम जो है वो कितने दिए हैं 7. तो टोटल हो गया आपके पास 7 में से आप 5 चूज़ करना पड़ेगा अपॉन ये जाएगा 10C5. अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. तो ये आपके पास सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसको भी सॉल्व चेक करते हैं. फिर हम ले लें जो आपका डिफेक्टिव आइटम्स है वो कितना है 1 है, इसको हम 1 ले लें. तो 1 यदि हम ले रहे हैं तो हमें फिर यहाँ पे से 7 लेने पड़ेंगे, 4 लेने पड़ेंगे डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव से. और टोटल जो आपके पास 3 आइटम दिए हुए हैं जो डिफेक्टिव आइटम है उसमें से 1 ले लें और टोटल हो जाएगा ये 10C5 हो जाएगा. फिर हम डिफेक्टिव आंसर यदि डिफेक्टिव आइटम 2 ले लें तो 2 हमें लेने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको, जो टोटल डिफेक्टिव आइटम 3 है उसमें से हम 2 ले लें. अब रेस्ट ऑफ जो 7 नॉन डिफेक्टिव आइटम हैं उसमें से हमको यहाँ पे 5 करने के लिए 3 लेने पड़ेगा और अपॉन हो जाएगा ये 10 कॉम्बिनेशन 5. फिर यहाँ पे नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम टोटल 3 हम यहाँ ले लें. तो टोटल 3 में से 3 ले लिया और नॉन डिफेक्टिव से हमको लेना पड़ेगा 2. टोटल हो जाएगा ये 10C5 हो जाएगा. अब इसको जरा सॉल्व कर लिया जाए यहाँ पे. तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7C5 अपॉन 10C5 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/12. यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 5/12. इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे ये हो जाएगा, ये भी आपके पास, क्योंकि यहाँ देखो 7C3 और 7C4 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूले में ट्रू हैं और 3C1 और 3C2 भी ट्रू हैं. तो ये भी हो जाएगा 5/12 हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 1/12 हो जाएगा. अब यदि क्वेश्चन में देखें हमें तो यहाँ पे हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ x निकालना है, यानी इसका वेरिएंस निकालना है. और हमें मालूम है वेरिएंस क्या होता है. तो यहाँ पे जो वेरिएंस होता है इसको हम बोलते हैं रो स्क्वायर. ये हो जाता है सिग्मा ऑफ PI इंटू XI स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ PI XI का स्क्वायर. तो यहाँ पे देखें आप, तो ये आपको वेरिएंस निकालने के लिए हमको पहले PI XI निकालना पड़ेगा. यहाँ देखें ये जो है ये हम इसको बोलेंगे PI, ये बोलेंगे XI. तो यहाँ पे अब पहले क्या कर दें, यहाँ पे इसका टेबल बना लें. तो यहाँ पे हम पहले कर लें इसका XI का स्क्वायर. तो XI का स्क्वायर करेंगे तो देखें यहाँ पे ये 0 ही आएगा. ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 2 होगा और 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9. तो ये हो जाएगा आपका XI स्क्वायर हो गया. अब यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई कर दें PI से. तो ये PI ये दिया हुआ है. तो PI और XI स्क्वायर, तो PI XI स्क्वायर हो जाएगा 0 × 0 0 हो जाएगा
1 मल्टीप्लाई 5/12 करेंगे तो ये बन जाएगा 5/12। 5/12 इंटू 4 करेंगे तो जाएगा 20/12, और ये 1/12 इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 9/12। तो ये हो गया पी आई और एक्स आई स्क्वायर। लेकिन हमको पी आई एक्स आई भी निकालना है, क्योंकि मीन निकालना पड़ेगा। तो पी आई एक्स आई भी हम कर लें डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ये आपका एक्स आई होगा और इसको हम बोलेंगे पी आई। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, टेबल और बना लें पी आई एक्स आई। तो पी आई एक्स आई करेंगे तो ये तो 0 का 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे 5/12 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 5/12। ये 2 इंटू 5/12 करेंगे तो जाएगा 10/12, और यहाँ पे 3 इंटू 1/12 करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 3/12। अब सबका सिग्मा निकालना है, यहाँ पे सबको ऐड कर दें। सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो सिग्मा ऑफ ये पी आई एक्स आई स्क्वायर है, ये सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर इक्वल, सबको ऐड करेंगे तो ये हो जा रहा है 34/12, और सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा 18/12, यानी हम इसको बोल सकते हैं ये हो जाएगा 3/2 हो गया। अब इस फार्मूले में पुट कर दें। तो पहले हम सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई निकाल लें। तो ये म्यू भी बोलते हैं इसको, हम मीन होता है ये सिग्मा ऑफ पी आई और एक्स आई। तो ये आपके पास कितना आया है, यहाँ पे आया है 3/2 आया है, और सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर हमने निकाला है तो ये आया है 34/12। ये हो गया 34/12। अब लगाते हैं यहाँ पे फार्मूला। तो वेरिएंस होता है रो स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई यानी मीन का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 34/12 माइनस ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 34/12 माइनस 9/4। इसको हम यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो इसका एलसीएम आएगा 12। ये हो जाएगा 34 माइनस 27, यानी ये आ गया 7/12 आ गया। तो यहाँ पे जो वेरिएंस है रो स्क्वायर ये हो गया 7/12। अब देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या वैल्यू पूछ रहा है। ये वैल्यू पूछा है 96 रो स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे 96 रो स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू निकाल लें, यानी 96 रो स्क्वायर इक्वल टू 96 इंटू 7/12, और ये हो जाएगा 8 टाइम्स। तो यहाँ पे आएगा ये 56, यानी इसका जो आंसर है ये आंसर आएगा 56। देखें यहाँ पे, तो ये जो टोटल इसकी वैल्यू आएगी 56 आएगी। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x - 3x क्यूब इन ब्रैकेट 3/2x स्क्वायर माइनस 1/3x पावर 9, हमें इसके कांस्टेंट टर्म निकालना है। तो देखें पहले कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए हमको ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें मालूम है कि जनरल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x + a पावर n, इसका आर टर्म कितना हो जाता है, ये TR + 1 इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r x⁻n - r n a पावर r। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जनरल जब हमको कांस्टेंट टर्म निकालना है यानी ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी x होना चाहिए। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ x⁻n - r है हमें इसको 0 करना पड़ेगा, तब ये इसका हम कांस्टेंट टर्म निकालेंगे। तो यहाँ देखें पहले हम ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ 3/2x स्क्वायर माइनस 1/3x पावर 9, हम इसका जनरल टर्म निकालते हैं। तो नाउ जनरल टर्म इन 3/2x स्क्वायर माइनस 1/3x होल रेज़ टू पावर 9। तो इसमें लगा दें जनरल टर्म का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू ये 9 कॉम्बिनेशन r x मतलब ये हो गया 3/2x स्क्वायर रेज़ टू पावर n - r, तो हो जाएगा 9 - r इंटू
-1/3x a दैट इज़ a पावर r, ये पावर r। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9 कॉम्बिनेशन r, कांस्टेंट टर्म अलग कर दें 3/2 r और यहाँ से -1/3 r और यहाँ हो जाएगा ये x पावर, ये हो जाएगा 18 - 2r और ये जो x पावर r है ये भी -r हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा 9 कॉम्बिनेशन r 3/9 - r अपॉन 2/9 - r और -1/r। अब जो 3 की पावर r है तो यहाँ पे हम चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 - r को हमने लिख दिया यहाँ पे 3 - 2r, एक r ये भी आ गया और यहाँ पे हो गया x पावर 18 - 3r। अब देखिए ये आपके पास कांस्टेंट टर्म में, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो ये 18 - 3r की वैल्यू जब ये मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ 1 के साथ तो डायरेक्ट यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा, लेकिन फिर जब ये मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ तो यहाँ पे देखें x की पावर 1 है तो हमें इसको इंडिपेंडेंट फ्रॉम x करना पड़ रहा है। 18 - 3r को इक्वेट करना पड़ेगा x की पावर -1 से, तभी तो कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे 3x³ दिया है तो 3x³ मतलब हमको 18 - 3r को इक्वेट करना पड़ेगा -3 से, तभी ये यहाँ से इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले फॉर मेकिंग कांस्टेंट टर्म, फॉर मेकिंग कांस्टेंट टर्म पहले क्या करें, यहाँ पे हम कर दें 18 - 3r = 0। डायरेक्ट कोई कांस्टेंट दिया है तो यहाँ पे r इक्वल कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये एप्लीकेबल है। दूसरे टर्म में हम देखें यहाँ पे कि 18 - 3r, अब यहाँ पे देखें x की पावर ये दिया हुआ है 18 - 3r और ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है तो ये जब ये कांस्टेंट टर्म करेंगे तो यहाँ पे इसको करना पड़ेगा हमें =-1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r = आएगा 19/3। 19/3 कोई भी पर्टिकुलर टर्म होता नहीं है तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये टर्म्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड देखें यदि यहाँ पे तो 18 - 3r = x की पावर क्या है, यहाँ पे अब x की पावर देखें 3 दिया है तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा =-3, तो ये हो जाएगा 21 = 3r और r इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे 7। तो यहाँ पे r की पॉसिबल वैल्यू 6 मिल रही है और 7 मिल रही है। तो यहाँ पे पहले हम पुट करेंगे r = 6 फॉर मेकिंग कांस्टेंट टर्म। तो r = 6 हम करेंगे तो क्या होगा, r = 6 के लिए टू गेट कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0, तो क्या बन जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा जहाँ ये टर्म में हम r = 6 पुट कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा ये 9c6 3 की पावर 9 - 12 अपॉन 2/9 - 6 -1/6 और यहाँ पे x की पावर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 0। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये मिल जाएगा 9 कॉम्बिनेशन 6 3/-3 2/3 मतलब ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा आपका 9c6 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 84 इंटू 1/8 इंटू ये हो जाएगा 27। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, ये 27 से करेंगे तो ये 3 9 जा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 21 और फिर हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 21 को 24 होगा क्या, ये 28 होगा और फिर ये जाएगा 4 से तो 2 जाएगा ये और ये जाएगा 7, यानी ये हो जाएगा आपका 7/18।
तो ये यहाँ पे हम r इक्वल टू 6 पुट करके मिल गए। बिल्कुल सिमिलर हम पुट कर दें यहाँ पे, पुट r इक्वल टू 7 टू गेट कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पुट करेंगे r इक्वल 7, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 9c7 3 रेज़ टू पावर -5 अपॉन 2 स्क्वायर -1 रेज़ टू पावर 7 एन x की पावर -3। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा, यहाँ पे 9c7 हो जाएगा 36, 1 अपॉन ये हो गया 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 5 और इंटू हो गया -1 और x रेज़ टू पावर -3। सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा -1/27, ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर -3। तो देखें ये एक कोफिशिएंट मिल गया x की पावर -3 के लिए, और यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म आपको डायरेक्ट मिल गया ये। अब यहाँ पे हम देखें ये कांस्टेंट टर्म को, अब यहाँ पे जो आपके पास टर्म दिया हुआ है उसमें हम इसको पुट करें। तो देखें आपके पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था कि 1 + 2x - 3x³ इंटू 7/18 - 1/27 x रेज़ टू पावर -3 ये टर्म मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पे सॉल्व जनरल टर्म हम सॉल्व करेंगे तो देखें क्या आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम देखें 1 × 7/, तो जिसका जो कांस्टेंट टर्म आपके पास होगा नाउ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म में डायरेक्ट 1 मल्टीप्लाई होगा 7/18 से, तो ये मिलेगा, और ये मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा +3/27। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/18 प्लस ये हो गया 1/9, इसका एलसीएम ले लिए, ये 18 हो गया ये, तो आ गया 7 + 2 यानी आ गया 9/18, यानी ये मिल गया 1/2। और इसी को p बोला है, कांस्टेंट टर्म क्या बोला है p, तो p इक्वल टू हो गया 1/2। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन देखें। अब ये p तो मिल गया, यहाँ पे इसको p बोला था ये, अब इतना 108p, तो 108p इक्वल टू ये हो जाएगा 108 इंटू 1/2, यानी ये मिल जाएगा 54। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना होना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा 54 हो जाएगा। 3 The area of the region enclosed by the parabola y = x² - 5x and y = 7x - x² is, इनका इंक्लोज एरिया हमें निकालना है। तो दो पैराबोला दिए हुए हैं, तो देखें यहाँ पे ये x² - 5x दिया है, यानी कोई पैराबोला यदि y = ax² + bx + c के फॉर्म में हो, यदि a > 0 और d > 0 हो जाए तो ये आपका अपवर्ड शेप बनेगा, और यदि a < 0 और d > 0 हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये डाउनवर्ड बन जाएगा, और ये एक्सेस को कट करेगा। मतलब d > 0 इसका मतलब इसके रूट्स रियल हैं, मतलब यहाँ पे x एक्सिस को क्या करेगा, ये कट करेगा, और ये भी आपके पास x एक्सिस को कट करेगा। तो यहाँ पे ये पैराबोला दिया हुआ है y = x² - 5x, तो ये पॉइंट ऑन एक्सिस निकालने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे x² - 5x को 0 कर दें तो ये पॉइंट निकल आता है। देखिए यहाँ पे x - 5 = 0, यानी ये x = 0 और 5 मिल जाएगा। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे y = 7x - x² दिया है, यहाँ भी यदि हम y को 0 पुट कर दें तो 7x - x² = 0, तो x = आएगा 0 और x = आएगा यहाँ पे 7। तो इसका जो शेप बनेगा, ये यहाँ पे a जो है > 0 है और यहाँ पे a जो है वो < 0 है, तो यहाँ पे इसका जो शेप बन जाएगा, अब ये 0 5 में ये अपवर्ड फॉर्म बनेगा, ये अपवर्ड होगा, ये हो जाएगा 0 0 0 और ये पॉइंट मिल जाएगा आपको 5 0। और देखें ये जो पैराबोला दिया हुआ है, इस पैराबोला में ये डाउनवर्ड पैराबोला है,
क्योंकि यहाँ पे a लेस देन 0 है और ये 0 7 में कट कर रहा है, मतलब ये जो है ये आपके पास डाउनवर्ड पैराबोला है 0 0 और ये कट करेगा यहाँ पे 7 0 में। तो ये दोनों के सेपरेटली कर्व बन गए, लेकिन हमको दोनों का इंक्लोज एरिया निकालना है, तो हमें दोनों कर्व को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये भी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x है और ये y इक्वल टू 7x माइनस एक्स स्क्वायर है। दोनों कर्व के सॉल्व करके हम दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 7x माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 6 ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। अब यदि हम दोनों का कंबाइंड यहाँ पे ग्राफ बनाएं तो देखें ज़रा कैसा ग्राफ बनेगा दोनों का, क्योंकि हमें दोनों के इंक्लोज एरिया निकालना है। तो अभी आपने देखा है कि यहाँ पे जो कर्व हमने बनाया हुआ है ये आपके पास ये 0 और ये 0 0 है और ये 5 0 है। ये आपका फर्स्ट कर्व है और सेकंड कर्व में यहाँ पे ये कर्व ये बना हुआ है, ये यहाँ पे ये 7 0 है, ये डाउनवर्ड है और ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गई। ये क्या होगा, यहाँ पे 6 तो होगा, मतलब x 6 होगा, y ज़रूरत नहीं है निकालने की, हम y मान सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा 6 0 होगा और हमें जो है वो ये एरिया हमको निकालना है। ये दोनों क्या हो जाएगा, ये बाउंडेड एरिया हो जाएगा ये वाला कर्व। तो ये जो कर्व होगा ये हो जाएगा y इक्वल टू 7x माइनस एक्स स्क्वायर और ये अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि टोटल जो एरिया इंक्लोज हो रहा है वो 0 से लेकर के यहाँ तक हो रहा है, यानी आपका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया इन इंटीग्रेशन फॉर्म डायरेक्ट हम ले सकते हैं 0 to 6। अब 0 to 6 में किसका ये पोर्शन है, ये लाइन देख रहे हैं, ये डाउनवर्ड पैराबोला का है। तो हमें y इंटू डी एक्स निकालना है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे कर दें 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास ये वाला जो आपके पास बाउंडेड एरिया, क्योंकि टोटल बाउंडेड हो रहा है एरिया, तो ये हो जाएगा आपका अपर पैराबोला माइनस लोअर पैराबोला, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x और पूरे का ये dx। तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया का इंटीग्रल फॉर्म हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले सिंप्लीफाई कर लें। ये हो जाएगा 0 to 6, ये हो जाएगा आपका 12x माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ पे ये dx, इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये जाएगा 12x स्क्वायर बाई 2 और माइनस 2x क्यूब बाय 3। इंटीग्रेट यहाँ पे करेंगे, लिमिट लगाएंगे 0 to 6 में, तो ये जाएगा 6 इंटू डेट 6 स्क्वायर माइनस 2/3, ये जाएगा 6 क्यूब और माइनस 0 हो जाएगा फिर, तो यहाँ हो जाएगा ये 36 इंटू 6 हो गया 216 माइनस ये हो गया आपका 144, यानी पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा आपका 216 माइनस 144 हो जाएगा 72 यूनिट स्क्वायर। तो ये इसका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। तो देखें इसका जो आंसर है ये आंसर आएगा आपका 72 स्क्वायर्स। 24 द नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग ए सम 16 ऑन थ्रोइंग ए डाइस 4 टाइम्स, यानी एक डाई को 4 टाइम थ्रो करने में उनका जो सम है वो 16 आने की प्रोबेबिलिटी आपको वे निकालना है। तो देखें यहाँ पे मान लो भाई हम इसमें यूज़ करते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। ये क्या है मल्टीनोमियल थ्योरम, मान लें कि लेट वी थ्रो डाइस 4 टाइम्स, और क्या क्या नाम मान लो ये हम 4 टाइम्स कौन कौन से लेते हैं, एक लेते हैं x1 x2 x3 एंड x4। ये इसके क्या होगा, ये इसके आउटकम्स हो गए, यानी x1 जो होगा वो फर्स्ट थ्रो होगा,
x2 सेकंड थ्रो हुआ, x3 थर्ड थ्रो हुआ और x4 जो हुआ वो फोर्थ थ्रो हो गया। अब यदि हम फर्स्ट थ्रो x1 हम मान लें तो x1 की जो रेंज देखें तो कहाँ से कहाँ तक होगी भाई, टोटल आप मालूम है टोटल जो डाइस में 6 फेसेस होते हैं, तो कोई भी एक फेस यहाँ पे आ सकता है। तो हम मानते हैं जो रेंज होगी तो 1 लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू 6 होगी, बिल्कुल सिमिलर। सेकेंड थ्रू में भी कोई भी एक नंबर आ सकता है, x2 लेस देन इक्वल टू 6, बिल्कुल सिमिलर। थर्ड में भी सेम होगा, x3 लेस देन इक्वल 6, और जो फोर्थ थ्रो है वो भी आपके पास इस कोई भी 6 फेसेस में से कोई एक नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे यानी इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ ऑल x1 x2 x3 x4, ये सभी लाई करेगी 1 to 6 के बीच में। अब बोल रहा है इनका जो सम है, गेटिंग सम इज 16, यानी हमें निकालना है नाउ सम, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 का सम कितना होना चाहिए, इक्वल टू हमको लेके आना है 16। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। तो मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होता है कि सभी का सम 16 फाइंड करने के लिए नाउ वी हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 16 इन द एक्सपेंशन ऑफ, हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 16 इन द एक्सपेंशन ऑफ किसमें, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 की पावर। अब देखें यहाँ पे फॉर ऑल x1 x2 x3 x4 के लिए, क्योंकि ये तो सिर्फ भाई आप में जब एक आपने थ्रो किया तो उसमें 6 पीसेस आ सकते हैं। तो मान लो वो x1 आया, x2 x3 x4 x5 x6 आया, बिल्कुल सिमिलर x2 के लिए होगा, बिल्कुल सिमिलर x3 के लिए होगा और x4 के लिए होगा। मतलब ये टोटल 4 आउटकम के लिए पावर क्या हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। तो अभी हमें यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे जो हम x1 x2 x3 x3 x4 लिखे हैं, तो यहाँ पे यदि इसको देखें तो यहाँ पे आप x कॉमन ले सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x की पावर, x कॉमन लेंगे तो पावर x का 4 कॉमन मिलेगा, तो ये मिलेगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x4 और प्लस x5 की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे 1x x स्क्वायर x क्यूब x4 x5 जो है वो एक जीपी फॉर्म कर रहा है, और जीपी का फर्स्ट टर्म आपको मालूम है, जीपी का फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है और कॉमन रेशियो x दिया हुआ है। तो यहाँ पे सभी का हम सम लगा सकते हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, तो ये हो जाएगा a 1 माइनस r रेज़ टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 6 अपॉन 1 माइनस x होल पावर, ये आपके पास कितना दिया है, ये 4 दिया है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, इसको अरेंज करेंगे तो हो जाएगा x रेज़ टू पावर 4 1 माइनस x रेज़ टू पावर 6 पावर 4 और 1 माइनस x रेज़ टू पावर ये -4। अब यहाँ तो हम डायरेक्टली बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4c0 माइनस 4c1 x रेज़ टू पावर 6 प्लस 4c2 x6 का स्क्वायर माइनस, अब नेगेटिव हो जाएगा 4c3 x रेज़ टू पावर 6 का क्यूब प्लस अप टू नेक्स्ट टर्म और होगा यहाँ पे, और ये आया क्योंकि हमें चाहिए कोफिशिएंट x की पावर 4, तो ये 1 माइनस x की पावर ये हो जाएगा -4। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ हो जाएगा x रेज़ टू पावर 4c1 हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा 4 x रेज़ टू पावर 6 4c2 होता है 6 हो जाएगा 6 x रेज़ टू पावर 12 दैट इज सफिशिएंट, माइनस ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आगे सॉल्व करने की, हो जाएगा 1 माइनस x रेज़ टू पावर -4। अब देखें, अब यहाँ पे यदि हम यहाँ पे देखें इसको, अब यहाँ पे x की पावर 4 देखें बाहर है और हमें क्या निकालना, हमें निकालना है कोफिशिएंट x की पावर 16।
तो 16 निकालने के लिए 4 ऑलरेडी आपके पास मिल चुका है, यानी अब हम निकालेंगे नाउ कोफिशिएंट ऑफ फॉर मेकिंग x की पावर 16, अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट x की पावर 12 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 4x रेज़ टू पावर 6 प्लस 6x रेज़ टू पावर 12 माइनस, और ये हो जाएगा इंटू 1 माइनस x रेज़ टू पावर -4। अब यहाँ पे हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर -4, यानी कोफिशिएंट x की पावर 12 निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अब एक चीज़ यहाँ पे आप और नोट कर लें कि कोफिशिएंट ऑफ वी नो द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x रेज़ टू पावर -n। ये कितना होता है? ये होता है n प्लस r माइनस 1 कॉम्बिनेशन r। ये फॉर्मूला ज़रा नोट कर लें आप, यहाँ पे ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको इससे, आपकी क्योंकि इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। कोफिशिएंट x की पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x की पावर -n, तो यहाँ पे n के प्लेस में 4 मिल जाएगा आपको। अब ये फार्मूला हम अप्लाई यहाँ पे करें तो क्या हो जाएगा? ये हमें जो निकालना है 1 माइनस 4x6 प्लस 6x12 माइनस 1 माइनस x की पावर -4। तो फॉर कोफिशिएंट ऑफ, अब यहाँ देखें हमें, तो फॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर आपको कितना निकालना, टोटल निकालना 12। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 हम क्या पुट कर दें यहाँ पे? पुट, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कितना दिया है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म के लिए हमें x की पावर 16 के लिए हम यहाँ पे r इक्वल टू क्या पुट कर दें? 16 पुट कर दें। r इक्वल 16 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका कोफिशिएंट हो जाएगा ये n कितना दिया? 4 प्लस r 16 माइनस r इक्वल 16, r इक्वल 12 लेना पड़ेगा भाई, r 12 लेना पड़ेगा यहाँ पे r इक्वल टू 12, तब तो मिलेगा ये कोफिशिएंट x की पावर, हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 लेना है। तो 4 प्लस 12 माइनस 1 कॉम्बिनेशन 12, तो ये हो जाएगा आपका 15 कॉम्बिनेशन 12 हो जाएगा इस टर्म के लिए। अब ये x की पावर 6 आपके पास है, तो यहाँ पे क्या ले लें हम? यहाँ ले लें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, तो यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा, पुट r इक्वल 6 पुट करना पड़ेगा, तब ये 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 माइनस 1 कॉम्बिनेशन 6, और ये इक्वल टू हो जाएगा 9 कॉम्बिनेशन 6 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे, नाउ 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x12 माइनस इंटू 1 माइनस x रेज़ टू पावर -4। अब यहाँ पे देखें 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोफिशिएंट कितना आएगा? ये हम मल्टीप्लाई किए 1 से, तो कोफिशिएंट आ गया ये 15 कॉम्बिनेशन 12 माइनस 4 इंटू, अब यहाँ पे x की पावर 2 दिया हुआ है, और हम यहाँ पे निकाले हैं x की पावर, ये 2 है, तो ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट कितना आया है? ये आया है 9। ये 2 कहाँ से आ गया भाई? ये 2 नहीं है, ये 6 है। वही हम बोले कहाँ से मिस्टेक हो रही है, ये 6 होना चाहिए ना भाई, ये 6 है। तो 6 और ये 6 मिलके 12 हो गए, तो -4, और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना आया है? ये 96 आ गया, और प्लस ये ऑलरेडी आपके पास कोफिशिएंट x की पावर 12 है, तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 जाएगा। ये टोटल आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x की पावर कितने मिलेंगे? ये मिलेंगे 12, और टोटल एक्सप्रेशन में ये मिल जाएगा इसकी पावर 16 हो जाएगा ये। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 4 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और प्लस हो गया 6। अब यहाँ पे यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू
9 इंटू 8 इंटू 7 बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 6। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 455 माइनस 336 और प्लस 6, यानी ये टोटल आपका आ गया 125। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, लेट S इक्वल टू A बिलोंग्स टू R, मॉड ऑफ 2A माइनस 1 इक्वल टू 3 बॉक्स A प्लस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ A, where this one greater integer function less or equal to t and t is not the fractional part of t. Then find 72 sigma of A belongs to S। यानी जितने भी इसके रूट्स निकल रहे हैं सभी का हमको सम निकालना है। तो देखें यहाँ पहले तो ये दिया हुआ है 2A माइनस 1, 2A माइनस 1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स A प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ A। अब यहाँ पे हमको मालूम है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, ये इक्वल टू x माइनस बॉक्स ऑफ x, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ A इक्वल टू A माइनस बॉक्स ऑफ A हो जाएगा। और यहाँ पे मोड दिया हुआ है तो हमें इसमें पीस वाइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2A माइनस 1, दिस वन इज़ पॉजिटिव, यानी 2A माइनस 1 पॉजिटिव होगा जब 2A माइनस 1 ग्रेटर इक्वल 0 हो जाए, यानी A ग्रेटर इक्वल टू 1/2 हो जाए। और ये माइनस ऑफ 2A माइनस 1 हो जाएगा जब 2A माइनस 1 लेस देन 0 मीन्स A लेस देन 1/2 हो जाए। तो ये दो केस हमको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि मॉड ऑफ 2A माइनस 1 को यदि हमें पीस वाइज में कन्वर्ट करना है तो नाउ वी हैव टू मेक द केसेस। फर्स्ट केस व्हेन A लेस, अब यहाँ हम लेके चल रहे हैं फर्स्ट केस बनाते हैं कि इफ़ A इज़ ग्रेटर इक्वल टू 1/2, ये हम लेके चलते हैं। यदि A ग्रेटर इक्वल 1/2, क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये है 2A माइनस 1, तो ये 2A माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो 2A माइनस 1 इक्वल टू ये बॉक्स, ये क्या मिल जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स A प्लस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ A। चाहे तो हम पहले इसको हम सॉल्व कर लें और इसमें कन्वर्ट कर लें, तो देखें क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स A प्लस ट्वाइस ऑफ, ये फ्रैक्शनल पार्ट को भी बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा A माइनस बॉक्स ऑफ A। तो ये 3 और 2 कितने होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा A, यानी बॉक्स A माइनस हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ A हो गया। ये मिल गया आपको 2A माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, ये 2A और 2A कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ A इक्वल टू हो गया -1, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ A -1 होगा, इसका मतलब है कि A कहाँ पे लाई करेगा, A लाई करेगा -1 से लेकर के 0 तक। तो देखें ये आपके पास आंसर आ रहा है पॉसिबिलिटीज़। तो -1 से 0, इसका मतलब यहाँ पे A ग्रेटर इक्वल 1/2 पॉसिबल नहीं है, तो ये आप इसको रिजेक्ट करेंगे आप, दिस वन रिजेक्टेड, वाई, बिकॉज A मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 1/2 गिवन है। तो यहाँ पे तो क्या हुआ आपके पास, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हुआ इस केस में। अब हम दूसरा केस लेके चले, दूसरा केस लेके चलेंगे तो केस 2 में क्या होगा कि इफ़ A इज़ लेस देन 1/2 और A लेस देन 1/2, मतलब इसी पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2A माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2A इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स A प्लस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ A। इसको फिर से सॉल्व कर लिया जाए तो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स A प्लस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट कन्वर्ट कर देते हैं बॉक्स में, तो ये हो जाएगा A माइनस बॉक्स A। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 3A माइनस 2A फिर हो जाएगा A और ये बॉक्स A हो गया, और माइनस कितना होगा, माइनस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ये 1 माइनस 2A है। अब इसको सॉल्व करें तो ये 2A ये हो जाएगा आपके पास 4A, यानी 1 माइनस
बॉक्स ए इक्वल टू ये मिल गया 4a, और यहाँ से 1 माइनस 4a इक्वल टू मिल गया बॉक्स ए। तो ये आपके पास हो गया, किसको मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखें आगे, अब यदि 1 हो गया, अब इस ए को हम रिप्लेस करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो बॉक्स ऑफ ए होता है, बॉक्स ऑफ ए जो होगा ये हो जाएगा ए प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए। तो बॉक्स को हम पहले फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर दें, तो हो जाएगा 1 माइनस 4, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बॉक्स ऑफ ए प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए, ये माइनस हो गया यहाँ पे, और इक्वल टू हो जाएगा ये बॉक्स ऑफ ए। तो 1 माइनस 4 बॉक्स ए माइनस 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए। सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ये बॉक्स है, सॉरी, तो 5 टाइम्स ऑफ बॉक्स ए इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए, यानी ये भी 4 टाइम्स होगा, ये 4 टाइम्स, यानी आपके पास मिल गया 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ बॉक्स ए इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए। ये पार्ट देखें, अब ये पार्ट मिल गया। अब आपको मालूम है, क्योंकि हमने फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज हमें मालूम है, फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज जो होती है ये होती है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए मल्टीप्लाई बिटवीन 0 to 1। तो 4 टाइम्स है तो 0 लेस इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए लेस देन 4। फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो हो जाएगा 0 लेस इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ बॉक्स ए लेस देन 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 लेस इक्वल टू -5 बॉक्स ए लेस देन 3। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3 लेस इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बॉक्स ए लेस देन 1। अब यहाँ से हो जाएगा -3/5 लेस इक्वल टू बॉक्स ए लेस देन 1/5। इसका मतलब यहाँ पे बॉक्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, ये 0 होगी यहाँ पे। तो बॉक्स ऑफ ए 0 है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमने निकाला हुआ है। देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे आपके पास बॉक्स ए कितना आ गया, 0 आ गया है। तो फ्रॉम 1 हो जाएगा ये कि यहाँ पे ये वो 0 करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 माइनस 4a इक्वल टू 0। तो a मिल जाएगा 1/4, यानी ये और ये इक्वल 1/4 जो है वो इस रेंज में है कि नहीं है, चेक कर लें। बिल्कुल है भाई, 1/2 से छोटा है ये, विच इज़ ट्रू, यानी यहाँ पे विच इज़ लेस देन 1/2 यानी 2 है। तो ये इसका सोल्यूशन मिलेगा, यानी एक ही सोल्यूशन आपको मिल रहा है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा है 72 सिग्मा ए बिलोंग्स टू ए, यानी एक ही रूट आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो 72 इंटू ये हो जाएगा आपका 1/4, यानी आएगा आपका 18। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना होगा, 25 का आंसर 18 होगा। नंबर 26, लेट f be a differential function in the interval 0 to infinity such that f1 equal to 1 and limit t tends to x t square fx minus x square ft upon t minus x equal to 1 for all x greater than 0, then find the value of twice of f2 plus thrice of f3 is equal to। यानी हमें इस क्वेश्चन में ये डिफरेंशियल फंक्शन दिया हुआ है और हमें एक फंक्शन निकालना fx, फिर ये एक्सप्रेशन 2f2 प्लस 3f3 की वैल्यू निकालना है। तो देखें यहाँ पहले ये f1 इक्वल 1 दिया हुआ है, तो पहले हम ये लिमिट को सॉल्व करने के लिए चेक करते हैं क्या ये 0/0 फॉर्म में है कि नहीं है। यहाँ पे t टेंस टू x दिया है, यदि हम t को यहाँ पे x पुट कर दें तो x² fx माइनस x² fx अपॉन 0, यानी ये आपका 0/0 फॉर्म बन जाएगा। और जब ये 0/0 फॉर्म में है तो लिमिट सॉल्व करने के लिए इसमें हम लगा दें एल हॉस्पिटल रूल, और एल हॉस्पिटल रूल में इसको हम डिफरेंशिएट कर दें न्यूमरेटर रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे dy/dt कर दें और यहाँ भी आ जाएगा dy/dt।
तो देखिए इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट t टेंस टू x, ये हो जाएगा 2t, fx तो कांस्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ डैश टी अपॉन टी का डिफरेंशन 1 और x का हो जाएगा 0, इक्वल टू क्या दिया है, ये 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम t टेंस टू x लगा दें या लिमिट अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2x एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। तो ये फॉर्म बन गया और हमें मालूम है कि y इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे क्या फॉर्म बन गया, ये इसको परफेक्ट फॉर्म में अरेंज करें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 2xy इक्वल टू -1। ये एक बर्नौली इक्वेशन बन गया। इसको हम लीनियर में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 2/x इंटू वाई इक्वल टू -1/x स्क्वायर। ये बन गया आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e इंटीग्रेशन ऑफ -2/x dx इक्वल टू हो जाएगा e माइनस 2 log x, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे e माइनस log x स्क्वायर, यानी माइनस तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर। ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो यहाँ पुट कर दिया है वैल्यू y इंटू 1/x स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना दिया है -1/x स्क्वायर q है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है 1/x स्क्वायर dx प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y/x स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, ये होगा x⁻⁻4 dx प्लस c। इसको इंटीग्रेट करें तो y/x स्क्वायर इक्वल टू, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे -4 प्लस बनाने हो जाएगा ये 1/3x³ हो जाएगा और प्लस c। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है f1 इक्वल टू 1, गिवन वैल्यू क्या है, क्योंकि हमको कांस्टेंट c निकालना पड़ेगा तो f1 इक्वल टू 1। तो ये c निकालने के लिए यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पुट कर दें तो f1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/3 इक्वल टू c। तो यहाँ पे c इक्वल टू मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू होगा यहाँ पे, ये आपका इक्वल टू 1 प्लस c, यानी ये हो गया इक्वल टू 1 प्लस c, और c मिल जाएगा यहाँ पे 2/3 पुट कर दें तो कर्व बन जाएगा y/x स्क्वायर इक्वल टू 1/3x³ प्लस 2/3। इसको और सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/3x प्लस 2x²/3। सॉल्व करें तो y इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 3x, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x³। तो यहाँ से आपके पास जो fx की वैल्यू है, fx इक्वल टू मिल गया 2x³ प्लस 1/3x। अब देखें निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है हमें कि हमें निकालना है 2f2 प्लस 3f3 की वैल्यू, 2f2 प्लस 3f3। तो यहाँ पे पहले हम f2 निकाल लें तो यहाँ पे x इक्वल टू पुट करेंगे तो यहाँ पे f2 इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा 17/3, और f3 पुट करेंगे तो 3³ हो जाएगा ये 27, 54 प्लस 1 55/9। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ
2f2 प्लस 3f3, तो जाएगा 2 इंटू 17/3 प्लस 3 इंटू 55/9। तो इसको सिम्प्लीफाई कर लें तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3, यानी हो गया 34/3 प्लस 55/3। ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 70। यहाँ पे ये f2 की वैल्यू 17 बाय यहाँ पे 3 इंटू 2 भूल गई 6 हो जाएगा। ये यहाँ पे आएगा 6, तो यहाँ वैल्यू क्या होगी 6 होगी, तो ये कैंसिल होगा 3, यानी ये 17 ही होगा। यानी यहाँ पे वैल्यू क्या होगी ये 17। अब इसका एलसीएम आएगा 3 और ये होगा 17 प्लस 55, यानी ये हो गया 72/3। यानी एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी इसकी आंसर आएगा 24। यानी ये जो इसका जो आंसर है ये आंसर होगा 24 हो जाएगा। लेट a1 a2 a3 be an AP of the positive terms and let ak equal to a1 square minus a2 square plus a3 square minus a4 square up to a2k minus 1 square minus a2k square. If a3 equal to minus 153, a5 equal to minus 435 and a1 square plus a2 square plus a3 square equal to 66, ये भी दिया हुआ है। देन फाइंड a17 माइनस a7। तो देखिए यहाँ पे a के डिफाइन किया हुआ है a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर से, और a7 इस सीरीज़ का 17 टर्म्स है AP का। तो यहाँ देखना पड़ेगा आपके पास कि a1 a2 a3 जब AP में दिए हुए हैं, इसका मतलब ये क्लियर है कि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a2k माइनस a2k माइनस 1, ये सब इक्वल टू क्या हो जाएंगे, इक्वल टू कॉमन डिफरेंस हो जाएंगे। तो इसका यूज हम करके यहाँ पे देखें a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, तो इसको हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर लें, ये दूसरा ब्रैकेट बन गया, सिमिलर ये ब्रैकेट बन गया। और यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है a माइनस b a प्लस b के फॉर्म में इसको सॉल्व कर लें, तो क्या बन जाएगा ये, इसको हम लिख सकते हैं a के इक्वल टू a1 माइनस a2 और ये होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस a4 और a3 प्लस a4 सिमिलर अप टू a2k माइनस 1 माइनस a2k और ये हो जाएगा a2k माइनस 1 प्लस a2k। अब यहाँ देख रहे हैं a1 माइनस a2 जो होगा वो ये हो जाएगा माइनस d, यानी ये आपके पास जो टर्म है इसको हम ले सकते हैं माइनस d, यहाँ पे हो जाएगा ये आपके पास टर्म भी माइनस d हो जाएगा। और बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी हम ले सकते हैं इसको माइनस d, तो ये माइनस d ले लें कॉमन, तो यहाँ पे ये माइनस d यदि हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू ये हो जाएगा a2k माइनस 1 प्लस a2k। और ये पूरे टर्म जो दिए हैं वो ये दिए हुए हैं AP में, तो यहाँ पे हम लगाते हैं सम ऑफ 2k टर्म्स ऑफ AP। ये फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू माइनस d, ये नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 2k, तो ये जाएगा 2k/2, ये हो जाएगा 2a1 प्लस 2k माइनस 1 इंटू d। इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक रिलेशन मिल जाएगा ak इक्वल टू माइनस kd और ये हो गया 2a प्लस 2k माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास वैल्यू मिल गई, यहाँ पे ak मिल गया। अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, अब यहाँ पे दिया हुआ है a3 इक्वल टू माइनस 153 और a5 इक्वल टू माइनस 435। तो यहाँ पे हम ak में k a3 है आपके पास गिवन है, तो यहाँ पे k इक्वल टू हम 3 पुट कर दें तो ये हो जाएगा a3 इक्वल टू माइनस 3d
2a प्लस ये बन जाएगा 5d। और ये गिवन कितना है, ये इक्वल टू गिवन है -153। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 से हम इसको कैंसिल आउट कर दें, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आपके पास मिल गया d ऑफ 2a प्लस 5d इक्वल टू हो गया ये 51। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। बिल्कुल सिमिलर नेक्स्ट टर्म यहाँ पे गिवन हुआ है a5, तो k इक्वल टू हम यहाँ पे पुट कर दें, k इक्वल टू 5 के लिए सॉल्व कर लें। k इक्वल टू 5 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a5 इक्वल टू -5d 2a प्लस 10 माइनस बन जाएगा 9d, ये इक्वल टू गिवन है, वैल्यू भी गिवन है -435। इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो d ऑफ 2a प्लस 9d इक्वल टू ये हो जाएगा 87। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 और 1 की हेल्प से हम a और d निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे d 2a प्लस 5d इक्वल 51 एंड d 2a प्लस 9d इक्वल टू 87। तो यहाँ पे हम 2 माइनस 1 कर दें। यदि यहाँ से 2 माइनस 1 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, ये 2ad तो कैंसिल हो जाएगा, तो 9d स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर बन जाएगा ये 4d स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा 36। तो यहाँ पे d स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 और d इक्वल टू हो जाएगा ±3। लेकिन हमें लेना है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पे d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो विल टेक हियर d इक्वल टू ओनली 3। तो d इक्वल 3 आ गया। अब d इक्वल 3 है तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 है 3 टाइम्स ऑफ d इंटू फ्रॉम इक्वेशन 1 d ऑफ 2a प्लस 5d इक्वल टू 51। यहाँ पे d इक्वल 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 2a प्लस 15 इक्वल टू 51। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 45, यानी यहाँ पे ये 17 है, कैंसिल करेंगे तो 2a प्लस 15 इक्वल टू 17 और यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा 1। तो d इक्वल टू आ गया 3 और a इक्वल टू आ गया 1। अब हमें निकालना है, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालना है ये निकालना है a17 माइनस a7। तो a17 के लिए a17 AP का 17 टर्म्स होगा, तो a17 इक्वल टू a प्लस 16d, यहाँ पे हम a इक्वल टू 1 और d इक्वल 3 पुट करें तो ये बन जाएगा a17 इक्वल टू 1 प्लस 48 और a17 इक्वल टू हो गया 49। ये तो a17 आ गया। अब हमें ak निकालना है, तो a17 मतलब ये ak जो गिवन है यहाँ पे हम पुट करें k इक्वल टू 17, तो क्या हो जाएगा ये a17 इक्वल टू हो जाएगा -7 a17d। देखिए 17 बोल रहे कि 7 बोल रहा है, ये a7 बोल रहा है, सॉरी यहाँ पे 17 लिख रहे हैं हम, a7 है ये। तो a7 कितना हो जाएगा, a7 इक्वल टू -7d 2a प्लस ये हो जाएगा 13d। अब यहाँ पे हम पुट कर दें a इक्वल टू 1, यही सेम वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे a इक्वल टू 1 और d इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा a7 इक्वल टू -21 ब्रैकेट में 2 प्लस 39। तो ये टोटल हो गया -841, यानी a7 की वैल्यू हो गई -841। हमें निकालना है वैल्यू ऑफ a17 माइनस कैपिटल A17, तो ये हो गया 49 माइनस 841। सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे 910। तो इसका जो आंसर है ये आंसर आएगा 927 का आंसर होगा 910। क्वेश्चन नंबर 28, लेट
वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस 3j प्लस 7k, वेक्टर बी इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k एंड सी बी दी वेक्टर सच दैट a प्लस 2b क्रॉस c इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ c क्रॉस a। तो हमें यहाँ पे पहले वेक्टर c निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो क्या बन जाएगा, ये a प्लस 2b क्रॉस c मतलब हो जाएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ c क्रॉस a, वेक्टर c वेक्टर क्रॉस a। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम चाहे तो माइनस करके इक्वल टू 0 कर सकते हैं, और माइनस करेंगे तो यहाँ पे इसको हम प्लस करके 3 टाइम्स ऑफ यहाँ भी a क्रॉस c ले सकते हैं भाई, ये प्रॉपर्टी है। तो जाएगा a क्रॉस c प्लस ट्वाइस ऑफ b क्रॉस c। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 और 1 ये कितने हो गए, 4 हो गया ये, यानी 4 टाइम्स ऑफ a क्रॉस c प्लस ट्वाइस ऑफ b क्रॉस c इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से हम ले सकते हैं कि ये बन गया आपका 4a प्लस 2b और ये हो जाएगा क्रॉस c इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे 4a प्लस 2b और c का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है मतलब दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे इससे क्या मतलब निकला कि ये वेक्टर 4a प्लस वेक्टर 2b एंड वेक्टर c आर ये बन जाएंगे आपके पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। और जब ये वेक्टर पैरेलल है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं वेक्टर c इक्वल टू लेमडा ऑफ दी 4a प्लस 2b, क्योंकि दोनों क्या हैं आपस में पैरेलल हैं। तो ये लेमडा टाइम्स हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर दें तो वेक्टर c यहाँ से निकल आएगा, वेक्टर c हो जाएगा लेमडा 4 इंटू वेक्टर a। वेक्टर a कितना है, ये दिया है i माइनस 3j प्लस 7k, और वेक्टर b कितना गिवन है, वेक्टर b है 2i माइनस j प्लस k, 2i माइनस j प्लस k। अब इसको सॉल्व करें तो वेक्टर c इक्वल टू लेमडा ये हो जाएगा 4i माइनस 12j प्लस 28k प्लस 4i माइनस 2j प्लस 2k। इसको भी सिंप्लीफाई कर लें तो वेक्टर c इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा 8i माइनस 14j प्लस 30k। ये आ गया आपके पास वेक्टर c हो गया। अब देखें आगे, अब हमें यहाँ से लेमडा निकालना पड़ेगा तब हम वेक्टर c निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास गिवन है a डॉट c इक्वल टू दिया 130, ये यूज़ करें हम। तो गिवन क्या है, गिवन वेक्टर a डॉट वेक्टर c इक्वल टू 130। वेक्टर a दिया हुआ है i माइनस 3j प्लस 7k डॉट लेमडा 8i माइनस 14j प्लस 30k इक्वल टू 130। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 लेमडा माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 42 लेमडा और प्लस 210 लेमडा इक्वल टू 130। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 260 लेमडा इक्वल टू 130, यानी यहाँ से लेमडा की वैल्यू मिल गई 1/2। ये लेमडा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो हमें निकल आएगा वेक्टर c निकल आएगा। तो वेक्टर c कितना हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर c हो गया, ये मिल जाएगा 1/2 करेंगे तो हो जाएगा 4i 7j और 15k। तो ये हो गया 4i माइनस 7j प्लस 15k। तो फाइनली ये हमें निकल गई वेक्टर c निकला है। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन दिया है b डॉट c निकालना है। तो b मालूम है, c भी मालूम हो गया। तो नाउ इजीली वी कैन फाइंड b डॉट c। तो b डॉट c हो जाएगा, b दिया हुआ है 2i माइनस j
प्लस के डॉट प्रोडक्ट सी दिया है 4i माइनस 7j प्लस 15k। तो यहाँ देखेंगे हो जाएगा 8 प्लस 7 प्लस 15। तो b डॉट सी की वैल्यू हो गई यहाँ पे 30। तो यहाँ पे इसका b डॉट सी की वैल्यू कितनी हो गई 30। इसका आंसर कितना आएगा 30 आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन मॉड x मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 5 मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये मॉडुलस बेस क्वेश्चन है। तो पहले हम देखें इसके रूट्स निकालने के लिए जितने भी मॉड हैं सबको हम डायरेक्ट 0 कर दें। तो देखें यहाँ पे ये x इक्वल टू हम 0 कर दें, दूसरा यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल 0 कर दें। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा -2, और यहाँ पे मॉड ऑफ x प्लस 1 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -1। इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट हमें मिलेंगे ये मिल जाएगा, पहले आएगा -2 -1 और 0। तो यहाँ जो रूट्स हमको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे रूट्स हमें -2 से लेस मिल सकता है, बिटवीन -2 से -1 मिल सकता है, -1 से 0 मिल सकता है और 0 से ग्रेटर मिल सकता है। तो ये केस बनाने के लिए करके हम केस ले लें। पहला केस हम लेते हैं कि इफ़ x इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0, पहला केस, ये वाला केस हम लेके चल रहे हैं। इफ़ x ग्रेटर इक्वल टू 0, तो जब x ग्रेटर इक्वल 0 है तो देखें मोड की वैल्यू क्या होगी, ये जो मॉड x है ये पॉजिटिव हो जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस 2 भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, -5, और ये मॉड ऑफ x प्लस 1 है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 5 माइनस 1 इक्वल 0। तो ये मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिल गया। अब इसके रूट्स देखें रियल है कि नहीं है। तो फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल लग ही रहा है, डायरेक्ट इसका हम निकालते हैं बाई फार्मूला मेथड। तो x इक्वल हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ होगा 3 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर 9 प्लस हो जाएगा 24 अपॉन 2। ये हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये होगा x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 33 बाई 2। तो यहाँ पे हम लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखें यहाँ पे x ग्रेटर इक्वल 0 आ रहा है, यानी 3 माइनस वाला तो हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो एक्सेप्टेबल होगा ये क्या होगा, x इक्वल टू 3 प्लस रूट ऑफ 33 बाई 2। तो ये एक रूट्स यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया 1 रूट कितना हो गया, x इक्वल टू 3 प्लस रूट 33 बाई 2। अब दूसरा केस हम लेके चल रहे हैं -1 से 0 के बीच में। तो सेकंड केस ले लें। सेकंड केस लिया, इफ़ -1 लेस इक्वल टू x और लेस देन 0। तो -1 से 0 में देखें, पहले -1 से 0 में आपका जो ये मॉड x है ये नेगेटिव हो जाएगा, x प्लस 2 तो पॉजिटिव रहेगा और x प्लस 1 भी पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे हम मॉड हटा के प्लस माइनस लगाएं तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस ऑफ x प्लस 2 -5 x प्लस 1 -1 इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व कर लें तो -x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल 0, और सिंप्लीफाई करें तो आएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लें तो ये हो जाएगा x प्लस 6 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई यहाँ पे -6 एंड -1। तो -6 तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे 1 रूट x इक्वल टू -1 पॉसिबल है। तो यहाँ पे रूट x इक्वल टू -1 इज़ पॉसिबल, यानी दूसरा रूट ही मिल गया। पहला रूट क्या मिला आपको, यहाँ पे 3 प्लस
√33/2 और दूसरा रूट मिल गया x इक्वल टू -1। अब हम थर्ड केस ले लें। केस थर्ड क्या होगा देखें, केस थर्ड लेंगे। अब यहाँ पे -2 से -1 ले लें, तो यहाँ पे -2 if -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -1। अब इस इंटरवल में देखें क्या होगा। इस इंटरवल में अब ये माइनस जो x है ये तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन मॉड ऑफ x+2 ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे ये मॉड जो x+1 है ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव मिल जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ भी देखें, यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -(x)(x+2) प्लस 5(x+1) -1 इक्वल टू 0। तो ये इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, -(x²) -2x प्लस 5x प्लस 5 -1 इक्वल 0, -(x²) प्लस 3x प्लस 4 इक्वल 0। माइनस कॉमन ले लें तो ये होगा x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x माइनस 4 और x+1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -1। ये दोनों वैल्यू जो हैं ये -2 और -1 के बीच में नहीं है, यानी इसको हमें दोनों वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। इसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि नो रूट इन दिस रेंज, यानी इस रेंज में कोई भी रूट पॉसिबल नहीं है। अब फोर्थ केस हम ले रहे हैं, एक और केस बन रहा है यहाँ पे कि x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -2। तो यहाँ पे फोर्थ केस ले लें। यहाँ पे फोर्थ केस क्या बन जाएगा, इफ़ x लेस देन और इक्वल टू -2। अब यहाँ पे सब टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, सब टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव होंगे मतलब सब टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा आपका x और x+2 दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +4x+1 -1 इक्वल टू 0। यहाँ भी सॉल्व कर लें तो x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 -1 इक्वल 0। ये हो जाएगा x² प्लस 7x प्लस 4 इक्वल 0। अब ये 7x और 4 दिए हैं, मतलब यहाँ भी आपके पास जो रूट पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ भी हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा -b यानी -7 प्लस माइनस रूट ऑफ b² 49 -4ac यानी 16/2a। तो x इक्वल टू हो जाएगा -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 33/2। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे यदि हम पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ पे x इक्वल टू मिलेगा -7 प्लस रूट ऑफ 33/2, और नेगेटिव लेंगे तो यहाँ मिलेगा x इक्वल टू -7 माइनस रूट 33/2। तो ये जो रेंज दिया है -2 से लेस एन इक्वल टू -2, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये टर्म तो पॉसिबल नहीं कि ये ज़रूर यहाँ पे लेस देन -2 है, यानी ये पॉसिबल है, यानी ये यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 रूट इज़ पॉसिबल। अब यहाँ देखें आप, अब टोटल कितने रूट्स हो गए, टोटल आपके पास रूट्स मिले, तो एक रूट ये पॉसिबल हुआ, ये x इक्वल टू 3 प्लस रूट 33/2। दूसरे केस में आप ये भी एक रूट मिला x इक्वल -1। तीसरे केस में कोई भी रूट नहीं मिला, और फोर्थ केस में आपको एक रूट मिला -7 माइनस रूट 33/2। यानी टोटल जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट रियल रूट्स ये इक्वल टू कितने हो गए, ये 3 हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आएगा टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3। क्वेश्चन नंबर 30, सपोज AB is the focal chord of the parabola y equal to 4ax, y equal to 12x with the length L and slope m less than √3.
इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी फ्रॉम द ओरिजिन इज डी देन एल डी स्क्वायर निकालना है। तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है जो ए बी की आपकी टोटल लेंथ है वो एल है। तो मान लो भाई ये तो आपको मालूम है कि कंपेयर करेंगे यहाँ पे पैराबोला से, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। तो 4a इक्वल टू हो गया 12, तो यहाँ पे a इक्वल टू हो गया 3, यानी ये डिस्टेंस है ये आपका वर्टेक्स भी मान लें, ये फोकस s, और ये जो कॉर्ड दिया हुआ है ए बी, इसकी लेंथ कितनी है टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ ये l है। अब तो ये आपका फोकस हो गया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी 3, क्योंकि डिस्टेंस a होता है ये फोकस है डिस्टेंस, ये पॉइंट हो जाएगा 3 और 0। अब यहाँ से बोल रहा हुआ है इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम ओरिजिन, अब ये वर्टेक्स जो है ये वर्टेक्स यहाँ पे 0 0 होता है, तो इसके परपेंडिकुलर दिए यहाँ पे ड्रा कर दें हम, तो ये लेंथ ये यहाँ पे ये इसको d बोला है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये मान लो ये एंगल है, ये जो आपके पास कॉर्ड है, ये कॉर्ड इसका स्लोप कितना दिया हुआ है √3 से लेस है, तो ये जो कॉर्ड है ये एंगल थीटा बना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। और यदि हम इस पॉइंट को m बोलें तो नाउ वी हैव ए ट्रायंगल एक दिख रहा है VMS। यहाँ पे देखें तो डायरेक्ट यहाँ से यदि हम रिलेशन निकाल लें d और 3 में, तो ये मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल हो जाएगा ये d/3 हो गया यहाँ पे साइन थीटा। अब यहाँ देखें, अब आपको मालूम होगा कि कोई भी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला होता है 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। वी नो द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला ये होता है L इक्वल टू 4a कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। a यहाँ पे डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस a है, तो यहाँ पे a इक्वल दिया हुआ है 3, तो L इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू a हो जाएगा 3, और कोसेक की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा दिया तो कोसेक हो जाएगा यहाँ पे 3/d का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L इक्वल टू 4 इंटू 3 हो गया 12, यानी हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 9/d स्क्वायर। तो डायरेक्ट यहाँ पे LD स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा ये 108, और ये पूछा हुआ है, ये वैल्यू क्या पूछा है LD स्क्वायर बोल रहा है। देखो LD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 108, एकदम इजी क्वेश्चन था। सिर्फ एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि जो लेंथ होती है यदि एंगल थीटा बनाती है तो इसकी लेंथ कितना होता है, ये L इक्वल टू होता है 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, थैंक यू।